आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? ये वाली स्क्रीन? जी सर आ रही है। अच्छा, ये बताइए सेक्शन बी में किस जगह पे हम रुके थे लास्ट टाइम? सर पता नहीं, मैंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी। ये साइनोसाइडल वेव वाली ये फिगर हुई थी, बाकी स्टूडेंट्स बता दें। मेरे ख्याल में यहाँ तक हम आ गए थे। ये जो स्नैपशॉट ग्राफ से, नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। बाकी स्टूडेंट्स में पूछ लेता हूँ। मरियम, आपको याद है कहाँ तक हम गए थे? असल में ना वो दो सेक्शंस हैं, बी और सी। बी और सी में मुझे थोड़ा सा आगे पीछे का याद नहीं आ रहा कि मैं सो फाइंड द हिस्ट्री ग्राफ फ्रॉम स्नैपशॉट ग्राफ। ये बाकी स्टूडेंट्स आ गए हैं। लास्ट लेक्चर किसने अटेंड किया था, बताएं जरा। मैंने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ये जो हिस्ट्री ग्राफ फ्रॉम स्नैपशॉट ग्राफ, ये हमने किया था या नहीं किया था ये? किसी को याद नहीं आ रहा? ये सोबिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये अभी तक मुझे ये नहीं, तो आप बोले ना, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि ये जो लास्ट लेक्चर में हम किस जगह पे रुके थे? ये जो डायग्राम थे हमने किया था या नहीं किया था? क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा, उसको आवाज सर ये वाला हमने कर लिया है। कौन सा वाला? ये जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है, ये? यस सर, ये वाला कर लिया, ये वाली डायग्राम। अच्छा, अब इसके बाद आगे मैं जा रहा हूँ, आपने बताना है किस जगह पे मैं ये भी किया था। यस सर, ये किया था। और ये जो इक्वेशन थी, स्पीड इक्वल्स वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये वाला। नो सर, ये वाला नहीं किया। अच्छा, ये नहीं किया था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो स्नैपशॉट ग्राफ
और स्नैपशॉट ग्राफ को जब आप डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे देखें। अच्छा, अब स्नैपशॉट ग्राफ की क्या जो है ना खास बात होती है कि जो भी स्नैपशॉट ग्राफ है वो एक खास टाइम पे होती है। वजह उसकी ये है कि वो आप चेक करें कि एक्स एक्सिस पे आपके पास सिर्फ पोजीशन है। सो अब टाइम इंफॉर्मेशन चूंकि यहाँ पे नहीं है, सो द ओनली way you can have this plot is by fixing t. So you must have fixed time. तो अब आप अगर नीचे आ जाएं, the reason you have these different snapshot graphs is that each one has a fixed time. तो let's say ये time 0 पे आपने पिक्चर ली है, ये आपने उसके बाद ली है 1/4 of the time period, and just pay attention to how the shape changes. So maybe you can trace one point, let's say that crest, and see that the crest now is at another position. ठीक है, तो टाइम 0 पे ये क्रेस्ट इधर था और टाइम 1/4 ऑफ टाइम पीरियड पे ये इधर है। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि ये राइट साइड पे जो शिफ्ट हुआ है, डज इट मीन दैट द पार्टिकल हैज मूव्ड देयर और इट मीन्स समथिंग एल्स? यहाँ पे इस पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी, तो कैन वी से दैट दैट पार्टिकल हैज एक्चुअली मूव्ड टू द राइट? कैन वी से दैट? or not? We cannot say that क्योंकि wave का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल मूव कर रहा है। Every particle can only move about its own equilibrium. अब यहाँ पे equilibrium इस ग्राफ में क्या है? This is the equilibrium, which means that the particle can only have these values of displacement around the equilibrium. अब ये अगर transverse है तो ये up down जाएगा, और अगर longitudinal है तो right left जाएगा। लेकिन ये जो आपको x axis है, ये displacement नहीं है, ये position है। पोजीशन का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रिंग में ये जो डिस्प्लेसमेंट थी ये इस पार्टिकल की थी, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, you think of it as a value of displacement. Now that value of the displacement is for another particle. So वो पार्टिकल किसी और जगह पर है, उसने ये पोजीशन, ये जो है ना, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट अब उसको मिल गई है। So you think of it as an energy transfer, ठीक है। In other words, you can also say that the distribution के how the different values are distributed. अब यहाँ पे अगर हम टाइम 0 पे देख लें तो टाइम 0 पे हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस पार्टिकल को मिली है, ये वैल्यू इस पार्टिकल को मिली है, ये इसको मिली है। सो ऑल द पार्टिकल्स आर having some values. Now at another time point, those values of displacement, they are now redistributed. तो अब ये पीक इसको मिल गया था, अब ये इसको मिल गया है, ठीक है। And similarly, if we move forward to another time point, तो अब यही जो पीक वैल्यू थी ये इस जगह पे थी, ठीक है। It was given to this particle. Now that peak value of displacement is now given to this particle. Yeah, और वो पार्टिकल जो पीछे रह गया वो अपनी जगह पे जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा है। So this way we can actually track down how the shape changes. और अब आप ये चेक करें कि t is equal to capital T, जो कि एक टाइम पीरियड है। अब इसमें इसका अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट ग्राफ से, so you will see something interesting. अभी तक ये जो बाकी ग्राफ्स है इसमें से सिर्फ ये हो रहा था कि they were just moving to the right, ठीक है, or appearing to move to the right, क्योंकि only the graph appears to move to the right, इसीलिए इसको हम वेव स्पीड कहते हैं। अब वो ग्राफ अगर आप चेक करें t is equal to capital T पे, so this graph is indistinguishable from that graph. ये बिल्कुल आइडियल वही ग्राफ मिल गया है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स थी, maybe if I write it down, yeah, so that you remember it. So this graph actually means that
the different values of displacement. Displacement means d, x comma t. They are distributed among the particles, yeah, in this way. In which way? Which the graph shows. ठीक है कि ये वैल्यू इस पार्टिकल को मिली है, ये इसको मिली है, ये इसको मिली है, so on. Now that distribution changes as we move along at different time points. The distribution changes, but after this one time period, that distribution repeats. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम इज इक्वल टू 0 पे थी, वही डिस्ट्रीब्यूशन हमें t इज इक्वल टू टाइम पीरियड पे मिल गई है. अब इसका क्या मतलब है कि हर जो है ना ग्राफ का जो पॉइंट है वो टाइम पीरियड t के बाद कितना आगे गया है, 1 वेवलेंथ. ठीक है, क्योंकि रिपीट तभी होगा जब हर पॉइंट, जब फॉर एग्जांपल ये क्रेस्ट यहाँ से यहाँ चला जाए, ये ट्रफ इधर से इधर चला जाए, ये 0 इधर से, सो व्हेन एवरी पॉइंट इज मूव. तो अब इससे कंक्लूड हमने क्या किया? कंक्लूजन बेसिकली ये है कि the wave speed which we write v, any speed is the distance divided by time, of course, but for the wave we can now clearly see from the previous sequence of snapshot graphs that in one time period the graph has moved one wavelength to the right. Okay? Which means that the energy has shifted one wavelength to the right if the wave is actually propagating to the right. This is our definition of wave speed now. Distance by the energy, traveled by the energy divided by time. इसको अगर आप कंपेयर करें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से, जो कि ऑसिलेशन में हमने देखा था, वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम था, and that was the displacement of a single particle. This is not the displacement of a particle. This is the distance through which the graph repeats itself. देखो ना, ये ग्राफ रिपीट हुआ है, पार्टिकल कहीं नहीं गया अपनी जगह से. So we indirectly discovered a formula for the wave speed, which is lambda divided by time period. Now, if you compare this formula, let me just write it down on a blank page. So what we just discovered that for any wave, the wave speed is simply the wavelength divided by its time period. Now, if you compare this with another formula for wave speed, which we discussed last time, and that was square root, positive square root, or tension in the string and linear density of the string. Now, this is also a formula, but this was only true for the string, transverse wave on the string. तो दो चीजें हैं, ये जो है ना, this is true for any wave. So of course you can connect these two equations for the string, but not for any other wave. But on the other hand, this equation is true for all waves. Now what this also means, because we know that 1 over t is the cyclic frequency, so we can rewrite this equation in this form. And because it's easy to remember, there is no division, people typically find it easy to remember this equation: wave speed equals wavelength multiplied by frequency. अब इससे एक और चीज भी क्लियर होती है कि अगर ये स्पीड कांस्टेंट है और किसी भी वेव की स्पीड मीडियम में, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रही, so if you are in the same medium and the medium doesn't change, so then the wave speed will be constant.
And constant means that lambda and f are actually inversely proportional. Yeah. So larger wavelengths mean smaller frequencies, and larger frequencies mean smaller wavelengths. Now, if we start with that again, so what we just discovered is that wave speed is lambda f, and that frequency f, the cyclic frequency, this f. If you multiply this by 2 pi, we get the angular frequency, right? And the angular frequency we already know is connected to the time period in this way. Now, a similar relationship can be expected for waves. So if you start from this side, 2 pi divided by t. Now, if I replace the time period, because time period is the periodicity and the time. So periodicity in space or along the position axis, जो periodicity है वो कहाँ पे आ रही है, वो lambda के थ्रू आ रही है. So 2 pi by time period, और यहाँ पे हम देखते हैं 2 pi by lambda. So इसकी अगर एक वैल्यू है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, so it means that we have discovered a new quantity about waves and we can call it the wave number, right? The wave number. Now, why is it called a wave number? Because this tells you how many, they're going to 2 pi means you can think of it as cycles. So how many cycles do you have in one wavelength? Yeah. So if this is position, x-axis, and let's say this is one wave, and this is another wave, and this is another wave. We have 3 waves now. Yeah. We have one of lambda, wavelength lambda. Okay. So अब इस distance में कितने lambdas आ गए? 3 lambdas आ गए. ठीक है. So if you now divide this by lambda, it means that you will get 3. The number should be 3 for this diagram. Yeah. So if I call this distance L, so if all I did was that I divided 3 lambda. No, I divided L by 3 lambda. So to get 3. So I have 3 wavelengths in this length. Now the problem is that the way I explained it suggests that this should be a number 3, but that is not true. Yeah, this was only for explanation. So what is actually going on in this formula is that the numerator, although this will have a unit of radian, and you already know radian is not dimensional unit, so whether you write radian or not doesn't matter. But lambda, and one more thing here, so this will have a unit of length. So the denominator has a physical unit of length, the numerator has no physical unit. So k cannot be a number. K will only have been a number if this was a number and this was a number. The denominator is not a number, so it means that k must have a unit of 1 divided by meter, or 1 divided by centimeter, or 1 divided by inch, जो भी आप इसको कह दें. So इसलिए इसको ना वेव नंबर कहना ठीक नहीं है. ये टर्मिनोलॉजी वाइज तो ठीक है क्योंकि पॉपुलर हो गया है टर्म, so you cannot change the term. But you should think of it something like just like frequency. जिस तरह frequency का unit होता है, इस तरह wave number का भी unit होता है. And it will be radians. Basically, you should think of it as radians per meter, rather than just 1 per meter. Okay. So wave number will have a unit of radians per meter. अब इन दो चीजों का हमें क्या फायदा है, ओमेगा और k का? So just to recap here, for a wave, or I would say sinusoidal wave to be more specific,
what we discovered is that just like omega equals 2 pi divided by time period, so this is how we go from cyclic frequency, because 1 over t is actually cyclic frequency, to radian frequency. So in a similar way, and this is happening in time, in a similar way, if we go along position, we can also go from cyclic units to radian units. And how? We will still have 2 pi just like this, but because we are now doing everything in the position axis, not on the time axis, so we replaced capital T with lambda, and instead of angular frequency omega, we get a new quantity, we call it k, and the number of that new quantity is unfortunately we have number, but it is not a number. Yeah, it is still something like a frequency. Now, what is the advantage of these two quantities, omega and k? So we can simply say that k is the position analog of omega. So omega का जो status time axis में है वही status k का position axis में है. And remember, this k should not be confused with the spring constant. The spring constant k होता था, वो हम k लिखते थे, लेकिन अब चूंकि हम ये k use करेंगे, so it's better to write s there, s for spring, or maybe you can just write it full spring constant. अब इनका फायदा ये हुआ कि I can now go back to see whether I can have a formula for the displacement, d. अभी तक हम dx, t को सिर्फ ना सिर्फ as a function लिखते रहे, but we don't know how to write an expression for this. अब इसके लिए ना आपको, if you go to chapter 15, तो chapter 15 में हमने क्या सीखा था? chapter 15 वहां पे we had something, पहले मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा को इसको d के साथ कैसे कनेक्ट करना है. So if we remember, we wrote a cosine omega t minus phi naught, if you remember this, right? This was the value of displacement, और उसको वहां पे कभी हम इसको डेल्टा x कहते थे, कभी हम इसको डेल्टा y कहते थे, एंड सो ऑन. उधर हम इसको डेल्टा x नहीं कहते थे, सिर्फ x कहते थे, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम वैल्यू थी वो 0 थी. तो जब इक्विलिब्रियम वैल्यू 0 हो तो आप इसको डेल्टा x कहें या x कहें, डजंट मैटर, ठीक है. यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे हम इसको d कहेंगे, लेकिन there is one difference. We don't want to use actually this cosine template in waves. So अब यहाँ पे d, we will start with the formula for d, and let's say we write it so that it is only for a snapshot graph. उसकी वजह ये है कि हमने snapshot graphs अभी तक इस कोर्स में देखे, और snapshot graph किस फॉर्म का होता था आपने नोट किया होगा कि we fix a time, so we fix a time, fix time, और फिर हमारे पास position axis होता है, और फिर आपके पास यहाँ पे d होता है, and you have something like this. Yeah, this was for the vibrating string, and we had a similar diagram even for the longitudinal wave. अब अगर अब चूंकि पता है sinusoidal है, so we would like to express this displacement in the similar way. So we will have a position amplitude a, just like we had before. But for waves, the convention is that instead of cosine, people write sine. This is just the convention. Sine और cosine में ज्यादा डिफरेंस नहीं, आपको सिर्फ phi naught चेंज करना पड़ता है ना. मतलब अगर आप cosine यूज कर रहे हैं तो फिर phi naught की एक मीनिंग होगी, और अगर आप sine यूज करेंगे तो phi naught की मीनिंग चेंज हो जाएगी. You would still call it a phase constant, लेकिन मतलब इसको मैक्सिमम करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोसाइन को मैक्सिमम करने के लिए phi naught की वैल्यू 0 चाहिए होती है,
और साइन को मैक्सिमम करने के लिए फाई नॉट की वैल्यू 90 डिग्री चाहिए होती है, विच इज पाई बाय 2. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज so that's why it really doesn't matter whether we write the displacement in terms of sine or in terms of cosine. So because the textbook uses sine, so we have to stick to that. And now instead of writing omega t, because omega t is something we will write if we were in chapter 15. We're not in chapter 15 now. We're in chapter 16 and we want to write an expression for the snapshot graph. तो snapshot graph में आपके पास टाइम की जगह x आना चाहिए, ठीक है? तो वहां पे जो ओमेगा टी हम लिखते थे, ओमेगा टी, अब ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे? समथिंग टाइम्स x, ठीक है? अब आपको इधर से क्या लेसन मिला है? If you compare these two equations, this one and this one, दोनों में 2 पाई आ रहा है, तो 2 पाई के मुकाबले में यहाँ पे ओमेगा टाइम्स कैपिटल टी है और यहाँ पे k टाइम्स लैम्डा है. तो इसका मतलब है कि जो जिस फार्मूले में ओमेगा आ रहा हो टाइम के लिए, उसी टाइप का फार्मूला जब हमें पोजीशन के लिए चाहिए होता है, तो ओमेगा की जगह हमें क्या मिलना चाहिए? k मिलना चाहिए. So we should expect that this formula must have the x variable multiplied by k so that this looks similar to omega t. जो omega t है वो यहाँ पे उसकी जगह kx आ जाएगा, because we are not dealing with the histograph but the snapshot graph, ठीक है? And because we don't know, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं तो मैं इनडायरेक्टली ये डिक्टेट कर रहा हूँ कि ये साइन ग्राफ इधर से स्टार्ट हो रहा है, बट इट कैन हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनी अदर पॉइंट. सो उस चीज को कवर करने के लिए वी नीड टू हैव दी, एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, क्या है इधर थोड़ी देर पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था, उसको थोड़ा स्टीक करने की जरूरत है. इफ यू रिमेंबर, आई रोट समथिंग लाइक दिस फॉर चैप्टर 15, a cosine omega t phi naught. I think it was plus phi naught, not minus phi naught. I just wrote minus by mistake. So here it will also be plus phi naught. Yeah. So sine kx plus phi naught. And the inspiration is because we have seen omega t plus phi naught in chapter 15. So we just follow that up. अब मसला लेफ्ट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक x है और एक t है. तो x तो इधर आ रहा है, ठीक है? x तो आपके पास ये वाला x इधर से आ गया. तो t को क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे t चूंकि बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने t को फिक्स किया हुआ है, और जिस डायग्राम में हमने फिक्स किया हुआ था, हमने t is equal to 0 किया हुआ था. So now we have an expression dx, 0 for the snapshot graph. और ये पहला snapshot graph है, the first snapshot graph. So remember, we wrote this down by learning from this formula, ठीक है? कि जहां जहां ओमेगा आ रहा है वहां पे स्मॉल k आएगा, और जहां पे स्मॉल t आ रहा है वहां पे स्मॉल x आएगा. और फाई नॉट पहले भी था, फाई नॉट अभी भी है. अब ये फार्मूला स्नैपशॉट ग्राफ के लिए तो है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का जो जनरल फार्मूला है उसमें तो t भी आना चाहिए, ठीक है? How to bring t into this formula? So if I now start again, so I have what we discovered is the formula for the snapshot graph. At time 0, time t is equal to 0. और वो क्या है? Amplitude sine kx plus phi naught. And I can even have a picture, a mental picture. Because this phi naught is not necessarily 0, so we can imagine it to start from anywhere. Yeah, it will be something. So this thing represents phi naught, right? और यहाँ पे x है. Okay. अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी से
फार्मूला लिखना चाहता हूँ dx, t। तो अब ये कौन सा स्नैपशॉट ग्राफ होगा? बिकॉज t, आई वांट t टू बी फ्री, वी वांट t टू बी अ फ्री वेरिएबल। फ्री का मतलब ये है कि उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू पे हम इंसिस्ट ना करें, t कैन बी एनी वैल्यू। So that means that we want a snapshot graph at time t, or t is running time, so t doesn't need to be fixed. अब हमने, in order to do this, I would like you to look at this again, at this slide. यहाँ पे हमने क्या नोट किया है कि जब हम टाइम को चेंज करते हैं अगले स्नैपशॉट ग्राफ पे, तो ये ग्राफ आगे चला जाता है। किधर चला जाता है? आगे चला जाता है। और ये कितना आगे गया है? ठीक है, ये हमने पहले किया भी था। ठीक है, if I want to recall, we had something, I don't know if इसमें से किस जगह पे था, लेकिन we had some idea। हाँ, ये अगर आपको याद हो कि when the snapshot graph appears to move to the right, so we can even tell how to calculate the not the displacement but the change of position in the graph। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड v पता है तो v को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें और आपको नया पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि ये टाइम 0 पे है ये ग्राफ, और जब हमारे पास टाइम यहाँ पे t हो जाएगा, टाइम t, तो ये ग्राफ कहाँ पे आ चुका होगा? ठीक है, दिस ग्राफ मस्ट हैव मूव्ड टू सम अदर पॉइंट। अब हाउ डू वी नो कि कितना आगे गया है? ठीक है, ये कितना आगे गया है? तो ये जो आगे जाना है, वी कैन कैलकुलेट इट बाय द सेम फार्मूला। तो इसके लिए अगर मैं लिख दूं डेल्टा x इज v डेल्टा t। अब डेल्टा t चूंकि टाइम 0 से हमने स्टार्ट किया है, तो डेल्टा t इज सिमिलरली इज सिंपली t। डेल्टा t कैन बी रिप्लेस्ड विद t बिकॉज वी स्टार्ट विद इनिशियल टाइम। अब ग्राफ कितना आगे गया है? v times t, because v is the wave speed and t is the time interval we are considering। Yeah, time interval is t minus 0, so delta t is actually t minus 0। अब आपने कैलकुलस में सीखा है कि जब ग्राफ को आप शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, एंड वी इवन नो द अमाउंट, कितना हमने शिफ्ट किया हुआ है? vt। तो फार्मूला कैसे चेंज होता है? दिस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम कैलकुलस। कैलकुलस में आपको याद है कि आपके पास अगर ग्राफ f of x है और इस ग्राफ को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं? f of x minus h is the shift to the right। अब h की जगह हमारे पास क्या है? vt, राइट। सो अब हम उसी फार्मूले को dx t is a sin plus phi naught। phi naught में चूंकि x नहीं है तो हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं। And remember we had k x। Now that x was the expression when t was 0. Now t is not 0. So now t is non-zero, so the graph is shifted to the right। Okay, by this amount vt, and we know that f of x has to change to f of x minus h. So I'm just doing a replacement for x। I have to replace x with x minus h, and that h in this case is x minus vt। देखो ना, v is the wave speed, t is the time, x is the position, so I have to replace x with x minus vt so that I represent the fact that the graph has now shifted to the right। Yeah? और shifted to the right का मतलब है कि अगर मैं किसी भी पार्ट को ट्रेस करूं तो वो आगे गया हुआ है। ठीक है, if this value of the displacement was assigned to this particle, that value is now assigned to this particle, and this distance is actually v times t। Now if you simplify this, you get something very interesting now।
Let's simplify this. So I'll start with that again. A sine, and I can even replace k with 2 pi divided by lambda, because this is what we learned. This was the definition of k. 2 pi divided by lambda times x minus vt plus phi naught. And let's see what else can we do. So 2 pi by lambda x, so you multiply this, and then you multiply here as well, 2 pi by lambda vt plus phi naught. Now try to focus on this part, v divided by lambda. Try to focus on that part. Remember, we just wrote a formula a while ago that the wave speed can be computed by distance. If you know the distance and time, you can just compute the wave speed. So if the time happens to be one time period, we know the distance has to be lambda. So now I can replace v by lambda divided by t. Yeah. So when I replace v by lambda divided by t, this expression will simplify to v divided by lambda equals 1 over t, because the t and t will cancel out. So I can now literally replace that by 1 over t. Yeah. So that 2 pi small v over small lambda is now replaced with 2 pi divided by t. And if I continue with this, I can now write it in a very simple form. I know 2 pi by lambda is kx. We just replaced it a while ago. But I also know that 2 pi by t is f. No, so not f, sorry, omega. Yeah, 2 pi by t is omega. So if this is k, this is omega. So minus omega t plus phi naught. Yeah, remember. अब आपको समझ आ गई है कि हमने वहां पे why did we not start with a history graph? हम ये भी तो कर सकते थे ना कि हम history graph से start करते और हमारा फार्मूला ऐसा होता a sin omega t plus phi naught. वो हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि टाइम की वजह से शिफ्ट आता है और वो शिफ्ट किसी स्नैपशॉट ग्राफ में ही आएगा. So that's why we started with a snapshot graph at time 0, and then we included the effect of time through a shift, और shift क्योंकि right side पे हुआ है, we imagine this the wave traveling to the right. तो right की वजह से जो time है वो उसके साथ negative लग गया है. So everything is now explainable through your calculus course. ठीक है. अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा d, अब हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बना है d डिस्प्लेसमेंट का, d of x, t, वो ये बन रहा है कि एम्पलीट्यूड साइन इज और टेम्पलेट wave number times position minus angular frequency times time plus the phase constant. This will be our formula. ठीक है. और ये इसलिए जरूरी है इसको बार बार लिखना कि just like we had this formula in chapter 15 and we wanted to solve every problem, sorry, वहां पे cosine था. We wanted to solve every problem of almost every problem of that chapter through this formula. We will now use this formula to solve every problem of waves. क्योंकि हमें वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेस कांस्टेंट अपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उससे आपको ये चीजें मिल जाती है. ठीक है ना. अभी हम उसी तरफ जाएंगे. वी विल जस्ट स्टार्ट विद सम एग्जांपल एंड सी वेदर वी कैन आइडेंटिफाई दिस. अच्छा, इस फॉर्मूले में ना यू नीड टू गिव नेम्स टू सर्टेन. तो अब ये एक तो ये है कि आपको पता है ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव नंबर है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फेस कांस्टेंट है. बट देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस. आपको ये भी पता है कि जो ए, के, ओमेगा और फाई नॉट, ये जो चीजें हैं, अगर मैं इसका एक सेट बनाऊं, so these are actually, although we have not specified the values, but they are constants. They are actually constant values.
और इस तरह की कांस्टेंट वैल्यूज को हम कहते हैं पैरामीटर्स। You need to understand this. Why? Because they are different from x. अब x और t जो है, x और t ये पैरामीटर नहीं है, ये इसके वेरिएबल्स हैं. Of course, mathematically a and k and omega are also variables, but now we have two types of variables. T and x are free variables. They are actually free variables. Because they are arbitrary, x and t can have any value, but a, k, omega, phi naught, they will have fixed values for a particular wave. तो जब भी आप a, k, omega वगैरह को change करेंगे, so you will have a different wave, ठीक है? So you distinguish between one wave and another wave not through x and t, क्योंकि x और t तो हर wave equation में आएंगे, but through a, k, omega and phi naught. तो आपने क्वेश्चन से कोशिश ये करनी है कि आपने ये चीजें क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करनी है if you want to use this formula. तो मैं आपको रिकैप कर रहा हूं कि मोर और लेस ये फार्मूला आपको इधर से भी मिल रहा है, ठीक है? और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट. दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट. ओके, फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट. एंड यू शुड आल्सो नो दैट इट इज फॉर अ ट्रैवलिंग साइनसॉइडल वेव. तो ये नहीं है कि आप किसी भी जनरल वेव के लिए आप ये लिख दें. जनरल वेव के लिए नहीं है, ये साइनसॉइडल वेव के लिए है. अच्छा, another thing which you can learn from this formula is this relationship, which is very trivial. आपको पता है v क्या है? v is lambda divided by t. ये आपने देख लिया. और आपको ये भी पता है कि k is 2 pi by lambda, right? So which means that if I multiply this equation by lambda and divide by lambda, then what I can do, no, I don't need to do that. I can just replace lambda from this equation. I can eliminate lambda. So from this equation, lambda will be 2 pi by k. So I can plug it back, and it turns out to be t को अपना छेड़े, t को अपना छेड़े, और lambda की जगह आप लिख दें 2 pi divided by k, right? But 2 pi divided by t, you already know, is omega. So similarly, so that means it is omega divided by k. So omega divided by k simply follows by combining these two formulas. Okay, दो formulas. Yes, it's very easy. Let me show you in a different page. Okay, so मेरे पास दो formulas हैं, दोनों हमने किए हैं. एक फार्मूला मेरे पास ये है कि v is lambda divided by t. दूसरा फार्मूला ये है कि k is 2 pi by lambda. और तीसरा फार्मूला ये है कि f is equal to 1 over t. So we can just combine these. So we want to eliminate lambda and capital T. So I will just start with this. From this formula, I can express lambda as 2 pi by k. Right? No, I don't need this formula. I don't need this formula. What I know is that omega is 2 pi by t. Yeah, because I want to see omega in my formula. So from this formula, I can have an expression for capital T, which is 2 pi by omega. हाँ, तो यहाँ से मुझे ये एक्सप्रेशन मिला है लेमडा के लिए, यहाँ से मुझे ये मिला है. अब इन दोनों को कंबाइन करके उधर इसमें लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो. सो व्हाट डू यू गेट? ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद ओमेगा डिवाइडेड बाय के. ठीक है. So this formula, if it is given to you in the cheat sheet or if you remember it somehow, this will be very useful because there may be questions where you will not be given lambda or time period explicitly. So then you can just connect
ओमेगा एंड के विद द वी, ठीक है। और ये इसने सारा वही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चन। इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह, बट बिफोर दैट वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद दिस स्टॉप टू थिंक क्वेश्चन। अब इसमें मुझे ये बताएं कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में you are asked to find the frequency, so it will simply be an application of that equation. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ से? बताएं। What is the first thing you can note from this graph? और ये बताइए, स्नैपशॉट ग्राफ है या हिस्ट्री ग्राफ है जो दिया हुआ है राइट साइड पे, ये वाला? किधर है बाप? सर स्नैपचैट है। हाँ, तो स्नैपशॉट ग्राफ से क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली? क्या आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ से आप नोट कर सकते हैं? सर पोजीशन। नहीं, इस फॉर्मूले में तो पोजीशन नहीं है ना। इस फॉर्मूले में क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो फ्रीक्वेंसी के लिए पोजीशन तो नहीं। सर वो हम वेलोसिटी से ले सकते वेलोसिटी हैं। तो गिवन है ना, वेलोसिटी तो गिवन है, ये भी हो गया। उस फॉर्मूले में देखिए और क्या है इस ग्राफ से जो आप बता सकते हैं। can you see the frequency from this graph? एक f है और एक lambda है, तो कौन सी चीज यहाँ से आप बता सकते हैं, f और या lambda? लैम्डा। हाँ, f तो उसने पूछा हुआ है ना, तो f जी यहाँ से, सर। हाँ, lambda आप बता सकते हैं। कैन यू टेल मी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्यों नहीं पॉसिबल ग्राफ से डायरेक्टली? अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको कौन सा ग्राफ चाहिए? अगर आप ये चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ग्राफ से मैं एम्पलीट्यूड बाय टाइम का, सॉरी सर तो टाइम होना चाहिए ना एक्स उस एक्सिस। ग्राफ की क्या नाम है? हिस्ट्री हिस्ट्री ग्राफ होगा। हिस्ट्री ग्राफ दिया होता तो हम देख के फ्रीक्वेंसी बता सकते थे। ये जो कि स्नैपशॉट ग्राफ है, तो द बेस्ट वी कैन डू इज टू फाइंड द वेवलेंथ। और वेवलेंथ हम कैसे करेंगे? बिटवीन टू करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो अब बताएं ये वेवलेंथ कितना है? सर ये 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा। देखो ना, ये इससे थोड़ा सा आ गया और ये 10 से थोड़ा सा आ गया। सो अब लैम्डा मेरे पास 10 हो गया। 10 व्हाट? 10 मीटर। 10 मीटर्स। और v क्या है? 50 मीटर्स पर सेकंड। तो अब आप इससे f कैलकुलेट करके बता दें कौन सा आंसर है। 5 मिनट्स या 5। ठीक है। और ये उसने जो मैंने अभी ब्लैंक पेज पे किया है, ये इसने डिराइव करने की कोशिश की है। मेन आइडिया वही है कि he starts at time 0 and you know how to write the expression for a snapshot graph, ठीक है। और ये फाई नॉट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि ये अगर फाई नॉट 0 होता तो ये इधर से स्टार्ट होता। अब वजह साइन 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज साइन स्टार्ट्स फ्रॉम अनदर पॉइंट, सो यू नीड अ फाई नॉट। और फिर उसने बाद में क्या किया, उसने ये शिफ्ट लगा दिया जो आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि x माइनस वी टी इज द शिफ्ट। और अच्छा, सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स जूम दिस। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको वो नजर ना आए। मेरे ख्याल में इसमें भी होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो
plus. Okay. Yeah. तो अब बताएं यहाँ से क्या क्या हम लिख सकते हैं। तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया ना, तो आपको नजर आ रहा है कि एम्पलीट्यूड है तो ए की वैल्यू होगी ए। ये भी लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी एफ। ठीक है। स्पीड, ये कौन सी स्पीड है, किस चीज की स्पीड है ये बताएं। मैं यहाँ पे इसका सिंबल लिखना चाहता हूँ, तो इक्वल टू व्हाट। ये वेव स्पीड है या पार्टिकल स्पीड है? वेव की होगी ना सर? या वेव स्पीड, ठीक है, ये वेव स्पीड होगी। तो आपके फार्मूले में जो स्मॉल v आ रहा है वो ये है, ठीक है। अब यहां तक इजी है। आगे क्या लिखा हुआ है, एट इज इक्वल टू 0 द पॉइंट x is equal to 1 meter is on a crest of the wave. How do I represent this piece of information? And remember you have this equation in mind, ठीक है। सर ग्राफ जो है हमारी टॉप पॉइंट से शुरू हो रही है क्रेस्ट से। ग्राफ कहाँ से शुरू हो गया? तो t is equal to 0 पे 1 मीटर पे क्रेस्ट है ना, तो ग्राफ क्या कहते हैं हाई से शुरू हो रही है। नहीं, लेकिन ग्राफ कौन सा ग्राफ में, यहाँ तो प्रॉब्लम है। सर हिस्ट्री ग्राफ है शायद। हिस्ट्री ग्राफ नहीं, यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे उसने t की वैल्यू भी दी है, x की भी दी है, तो आप ये नहीं बता सकते कि हिस्ट्री ग्राफ है या स्नैपशॉट ग्राफ है, वो तो कोई भी हो सकता है। और ग्राफ तो उसने कोई भी नहीं दिया हो, तो इससे आसान तरीका ये है कि आपको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें t और x हो, ताकि उसमें आप ये प्लग कर सके। तभी हमने कौन सा इक्वेशन अभी देखा है, मैं इधर लिखने लगा हूं, ठीक है। ये ऐसा इक्वेशन है जो कि ग्राफ, स्नैपशॉट ग्राफ और हिस्ट्री ग्राफ दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो क्या था, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब वो क्या बता रहा है कि t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या था, 1.00 मीटर्स। और बाद उसके अलावा क्या बता रहे हैं, इट्स ऑन ए क्रेस्ट। अब बताएं, ये वैल्यूज तो मैंने लिख दी है, तो वो जो क्रेस्ट है वो, हाउ डू आई राइट द फैक्ट दैट एट दीज टू वैल्यूज आई हैव अ क्रेस्ट, ये कैसे लिखूंगा मैं? आई डोंट नीड द ग्राफ, आई जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन। क्रेस्ट पे क्या वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे क्या लिख दूंगा, एम्पलीट्यूड, बिकॉज आई नो दिस इज क्रेस्ट, या। और राइट साइड पे क्या होगा, a sin x क्या हो जाएगा, 1.00 मीटर, राइट, मल्टीप्लाइड बाय k। ये मुझे नहीं पता, बट आई स्टिल हैव टू राइट इट। और t क्या है, 0, so this term will disappear, है, but I'll still be left with phi naught, ठीक है। अब बताएं, अब क्या करें, a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। So I'm left with 1 equals sine of k times 1.00 meters plus phi naught।
अब के के साथ क्या करूं मैं? के कहां से आएगा? Any idea? Just a while ago I told you a relationship between k, lambda, omega. वहां से कौन सा इक्वेशन हमें चाहिए? ये हमने देख लिया यानी k is equal to omega divided by v, right? v given है यहाँ पे, ठीक है? और ओमेगा क्या है? 2 पाई f, ठीक है? सो ओमेगा इज 2 पाई f. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको f भी गिवन है, उससे ओमेगा आ जाएगा. v गिवन है तो आपके पास k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. जब k की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आपने उधर प्लग करनी है. इसने कैलकुलेट भी की होगी, ठीक है? लेट्स सी कि इसने कैसे. ये तो आपने करना है, लेकिन आई एम जस्ट फॉलोइंग इसने कहाँ पे किया होगा. हाँ देखो ना, ये k की वैल्यू आपके पास आ गई है 3.14 और पाई रेडियंस पर मीटर. रेडियंस पर मीटर. तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो गई? पाई. अब आपको समझ आ जाएगी कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. रेडियंस पर मीटर. अब ये मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे आप रेडियन लिखेंगे तो मीटर कैंसिल नहीं होगा, तो ठीक है. सो नाउ यू कैन सिंपली solve this equation. Sine of pi plus phi naught. इससे phi naught की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? phi naught क्या होना चाहिए बताएं? For this equation to be true. नहीं कर सकते आप? जीरो. phi naught अगर जीरो होगा तो sin pi क्या होगा फिर? ये आप चैप्टर 15 वाला आर्गुमेंट बता रहे हैं यहाँ पे. खैर उधर भी ये नहीं था. लेफ्ट साइड पे आपको 1 चाहिए ना, तो 1 कब मिलेगा? जब साइन किस चीज का होगा? 90 होगा तो यहाँ पे तो 90 आप नहीं लिख सकते. यहाँ पे क्या लिखेगा? साइन 90 सर. पाई बाय 2. नहीं तो आप फिर 90 माइनस पाई करेंगे आप फिर. अब क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे 90 में लिखूं? तो अगर मैं 90 लिख दूं तो फाइ नॉट क्या होगा फिर? क्या गड़बड़ की मैंने यहाँ पे? 90 में क्या गलत है? Then this should be 90 minus pi, but 90 minus pi तो गलत वैल्यू है ना, तो कैसे ठीक करेगा इसको? सो 270 माइनस पाई कर देंगे. नहीं, 270 और 90 दोनों गलत है ना. 90 डिग्रीज होता है ना. 90 जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब रेडियन होता है, तो यू नो इट्स नॉट राइट रेडियन. तो 90 की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे? पाई बाय 2. ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ रेडियन है. या अगर आपने 90 लिखना भी है तो उसके ऊपर 0 लिखे, डिग्रीज लिखे, ताकि आपको पता हो कि ये पाई बाय 2 है. तो पाई बाय 2 माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ठीक है.
अब हमें यहाँ से फाइंड आउट की वैल्यू पता चल गई। ओके, सो अब क्वेश्चन के पार्ट ए की तरफ आ रहे हैं। ए गिवन है, ठीक है, वी भी गिवन है, लेमडा लेमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब पता है ना कि v इक्वल्स लेमडा एफ, ठीक है, तो एफ भी गिवन है, वी भी गिवन है, सो लेमडा इज v डिवाइड बाय एफ, ठीक है, तो वो भी इधर से आ जाएगा, के हमने इधर से किया हुआ है, ठीक है, ओमेगा डिवाइड बाय वी। या जब आपके पास लेमडा आ गया तो यू कैन आल्सो से के इक्वल्स 2 पाई बाय लेमडा। लेमडा को आप दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इज 2 पाई एफ हम पहले कर चुके हैं, टी इज 1 ओवर एफ, और फाइंड आउट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट जो कि हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये। But the key was to translate this condition to an equation, and that was only possible when we looked at the equation for the displacement. अच्छा, पार्ट बी में इसने क्या पूछा है जरा बताएं। पार्ट बी का मतलब बताएं मुझे कि क्या इसने मांगा क्या है। कि इक्वेशन तो मैं लिख चुका हूं, तो फिर इसका क्या मतलब है? वो इक्वेशन दोबारा लिखना है। what do you make of this part? क्वेश्चन समझ आ रहा है? यहाँ मैंने ये इक्वेशन तो मैंने पहले से लिखा हुआ था ना, ये तो वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन को दोबारा लिखे या कुछ और कहना चाहता है वो? ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है? जनरल इक्वेशन फॉर एनी वेव, फॉर एनी साइनोसाइडल वेव, एनी साइन वेव। ये आपसे क्या कह रहा है? ट्राई टू सी द वर्डिंग, द इक्वेशन फॉर वेव। अब ये इसका मतलब है कि ये इस क्वेश्चन में जो वेव है उसकी इक्वेशन है, किसी भी वेव की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे उसमें ए की वैल्यू भी पता है, के की भी पता है, लेमडा की, ये सारी वैल्यूज वो चाहता है कि आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें ताकि आपको इस वेव का इक्वेशन मिल जाए। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ए की वैल्यू भी लगानी है, के की वैल्यू भी लगानी है, ओमेगा बी, फाइन आउट बी, एवरीथिंग, क्योंकि और क्या क्या इसमें फ्री रह जाएगा आपकी इक्वेशन में जिसकी वैल्यू आपने नहीं पुट करनी। इस इक्वेशन में कौन से वेरिएबल्स रह जाएंगे बगैर वैल्यू के, बताएं। ठीक है, अगर आपने ये वैल्यूज भी इसमें लगा दी, ये वाली, ये t इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 1.0, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं रहेगी, ये फिर एक वैल्यू हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपसे नहीं मांगी उसने। इसकी ना ऐसी मिसाल, मैं इसको एग्जांपल ऐसे कर लेता हूँ कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये x है, ये y है, और लेट्स से स्ट्रेट लाइन है, सो यू से y इक्वल्स mx प्लस c। अब m और c की वैल्यूज आपको चाहिए। लेट्स से m की जगह आप लिखते हैं 2, ठीक है, और c की जगह आप लिखते हैं 1। तो अब ये इक्वेशन बन गई लाइन की, ठीक है, और ये इक्वेशन लाइन की इसलिए बनी है कि हमने x और y को फ्री छोड़ दिया। अगर हमने x और y की भी वैल्यू लिख दी, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से x की जगह मैं लिखता हूँ 1, सो 2 टाइम्स 1 प्लस 1 इज 3। अब ये इक्वेशन तो मुझे मिल गई, लेकिन ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। ये किसकी इक्वेशन है बताएं? ये किस चीज की इक्वेशन है?
ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये इस पॉइंट की इक्वेशन है। ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट की इक्वेशन मैंने लिखी है। क्या है? 1,3। So never try to substitute the free variables, otherwise फिर वो इक्वेशन वेव का इक्वेशन नहीं कहलाएगा फिर वो। ठीक है। और लास्ट में उसने क्या मांगा है? ड्रॉ ए स्नैपशॉट ग्राफ ऑफ द वेव एट t = 0। अब जब आपके पास इक्वेशन आ गया है ये वाला जिसमें सारी चीजें हैं, बेसिकली अगर मैं लिख दूं कि dx, t, तो एक ही जगह पे मैंने वैल्यू लगा दी है। टिक का मतलब है कि मैंने वैल्यू लगा दी है। ठीक है। एक के ऊपर टिक का मतलब है कि उसकी वैल्यू भी लगा दी है। x को फ्री छोड़ना है क्योंकि अदरवाइज मुझे वेव इक्वेशन नहीं मिलेगी। वेव इक्वेशन में वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि वेव इक्वेशन का एक स्पेसिफिक मतलब है। सो इट्स बेटर नॉट टू यूज दिस वर्ड, जस्ट राइट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहें, वेव इक्वेशन ना कहें। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम चूंकि लिख चुके हैं, तो उसमें x हैज टू बी फ्री माइनस ओमेगा t, t हैज टू बी फ्री, ओमेगा की वैल्यू मैंने लगानी है तो टिक हो गया, और फाई नॉट की वैल्यू भी मुझे पता है और वो भी लगाऊंगा। ठीक है। So now I have an equation with two free variables x and t, और उसमें मुझे ये कहता है कि t = 0 पे स्नैपशॉट ग्राफ कर दो, ड्रॉ। तो अब मैं t = 0 लगाता हूँ इधर, 0 और 0। ठीक है। तो अब इससे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, अब ये किसकी इक्वेशन हो गई? अब भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, लेकिन जो आपने टाइम को फिक्स किया है, तो अब इसको मैं कह सकता हूँ स्नैपशॉट ग्राफ। स्नैपशॉट ग्राफ इसका एक स्पेशल केस हो गया। सो व्हाट यू कैन आल्सो सी कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये स्नैपशॉट ग्राफ का भी इक्वेशन है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ t, और यही इक्वेशन हिस्टोग्राफ का भी है फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x। और जब आप x t दोनों को फ्री छोड़ेंगे तो फिर इसको आप ना स्नैपशॉट ग्राफ कहेंगे, ना आप इसको हिस्टोग्राफ कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। So maybe if I finalize the names we are using is this displacement equation. Displacement equation इस फॉर्म की होगी, dx, t equals a, और ये sin kx minus omega t plus phi naught, और with the understanding कि a, k, omega, phi naught मैंने किसी भी वेव के लिए कैलकुलेट किए होंगे और यहाँ पे प्लग किए होंगे। और इसमें जब मैं t को फिक्स करता हूँ इसी इक्वेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बिकम्स अ स्नैपशॉट ग्राफ और द इक्वेशन फॉर स्नैपशॉट ग्राफ। और जब मैं x को फिक्स करता हूं, तो t को फिक्स करने का मतलब यह है कि x फ्री है, और x को फिक्स करने का मतलब है कि t फ्री है। तो जब t फ्री हो जाएगा तो आई विल हैव एन इक्वेशन फॉर द हिस्ट्री ग्राफ। ठीक है। ओके। अब इस ग्राफ को देखने की जरूरत है। इस ग्राफ में एक अनयूजुअल चीज है जो कि पहले ये बताएं, ये स्नैपशॉट ग्राफ है या हिस्ट्री ग्राफ है? इट्स स्टिल अ स्नैपशॉट ग्राफ, क्योंकि राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल पे x एक्सिस है। ठीक है। सो इट इज स्टिल ए स्नैपशॉट ग्राफ। ये एरोस जो इसने ड्रॉ किया है ये किसके हैं? दे रिप्रेजेंट, ये तो वेव स्पीड होगी है ना, वेव इज प्रोपेगेटिंग टू द राइट, लेकिन ये जो एरोज हैं दे आर फॉर द पार्टिकल्स। सो this arrow suggests that the particle at this position has this much velocity or moving upwards. Similarly the others can be given meaning. अब यहाँ पे बताएं, यहाँ पे इस जगह पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
कोई बता सकता है? अगर आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं तो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि वेलोसिटी की वैल्यू, पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू क्या है इधर। You can easily see it, yeah. You have a large value here, उसके बाद ये वैल्यू गेट स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड एंड इट गेट स्मॉलर, तो यहाँ पे बेसिकली वैल्यू इसकी जीरो है, ठीक है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है लेकिन ये फिर भी पीक है? तो ये पीक फिर किस चीज की है अगर वेलोसिटी उधर जीरो है तो? पीक पे वेलोसिटी जीरो कैसे होगी, एक्सप्लेन करें इसको। और दूसरा क्वेश्चन इससे बनता ये है कि जब ये वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, इधर मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, तो ये फिर जीरो क्या है? फिर ये अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो क्या जीरो है, और जब वेलोसिटी जीरो है तो क्या मैक्सिमम? वेलोसिटी तो इसलिए जीरो है ना क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसकी बात हो रही है ये नहीं सर, जो आपने जीरो वाला कहा है इसकी वेलोसिटी तो मोमेंटली इसलिए जीरो होगी ना क्योंकि डायरेक्शन नीचे से ऊपर हो रही है। नहीं, लेकिन ये वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, आप देखें ना, ये वेलोसिटी का एरो इसने शो किया हुआ है, जीरो तो ना हुआ ये। नहीं सर, मैं हाईएस्ट पीक वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हाईएस्ट पीक में वेलोसिटी जीरो है तो ये तो इधर नजर आ रहा है ना। जी मेरा क्वेश्चन गौर से सुने, मैं ये कहता हूँ कि वेलोसिटी तो हो गई जीरो, तो फिर ये पीक किस चीज की है, ये किस चीज की वैल्यू है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किस चीज की वैल्यू है? एम्पलीट्यूड इज वन वैल्यू। उस क्वांटिटी का नाम बताएं। देखो ना, ये तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, अब हर जगह तो एम्पलीट्यूड नहीं है ना। फॉर एग्जांपल इधर आप क्या कहेंगे, इधर भी आप एम्पलीट्यूड कहेंगे, इधर भी एम्पलीट्यूड कहेंगे, तो ये किस चीज की वैल्यू है? किस क्वांटिटी की वैल्यू है? वाई एक्सिस पे क्या है? स्नैपशॉट ग्राफ में वाई एक्सिस पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है सर। एम्पलीट्यूड इज जस्ट वन वैल्यू। डिस्टेंस। डिस्टेंस भी नहीं है, डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली ये है कि डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी जीरो होती है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? ये चीज आपने चैप्टर 15 में देखी है, याद आ रही है आपको? Was it the case in chapter 15 for oscillation as well कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती थी तो वेलोसिटी जीरो होती थी? यस, वहां उसकी क्या रीजन थी? तो अगर वो रीजन आपको याद है, यहाँ भी वही रीजन है, बताएं। स्प्रिंग मास oscillation या सिंपल पेंडुलम को रिकॉल करें। चलो मैं आसान कर देता हूँ ना, जीरो, इस जीरो का मतलब क्या है? ये कौन सी एनर्जी जीरो है? Which energy is zero? Which type of energy is zero? किनेटिक। Kinetic, ठीक है। तो जब kinetic एनर्जी जीरो होती है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी? टेंशन। पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। आप समझ आ गई? और वही आर्गुमेंट इधर भी बनता है, ठीक है। Now I want you to connect this understanding with a graph which you already saw last lecture में। इधर बताएं, how will you understand this picture? ये जो ऊपर स्नैपशॉट ग्राफ है,
ये जो पीक है यहाँ पे क्या किस चीज की वैल्यू मैक्सिमम है उधर? डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको कंप्रेशन नहीं मिल रहा, यहाँ पे रेयर फ्रिक्शन है, ठीक है। और जब ये जीरो है आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? कंप्रेशन। तो इसकी भी वही रीजन है कि जीरो, यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। So the molecules get closer because they are moving fast, ठीक है। तो ये दोनों में रीजन सेम है। अच्छा, अब ये है कि ये तो हमने कर दिया, लेकिन the question you must be asking कि how do we get these velocities? यहाँ तो ड्रॉ इसने पहले से किया हुआ है ना। तो अब अगर आप इमेजिन ये करें कि आपको अगर मैं स्नैपशॉट ग्राफ दे दूं या आपको ये इक्वेशन दे दूं, यही इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में तो आप ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप टी को फिक्स करें और इसी तरह का एक स्नैपशॉट ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप भी, जिस तरह उसने किया हुआ है। स्नैपशॉट ग्राफ ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सॉरी एक्स, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और आप लिख देंगे x, 0, क्योंकि आपने टाइम को 0 कर दिया या कोई भी कर दिया, कोई भी वैल्यू आप कैन जस्ट फिक्स इट टू सम वैल्यू। तो अब इनमें हर पॉइंट पे आपको ये वेलोसिटी की वैल्यू कैसे मिल गई? ये जो आपने प्लॉट्स किए हैं, ये एरोस की वैल्यूज कहाँ से आएगी? ये वैल्यूज कहाँ से आएगी? तो अब आपको अगर मैं ये फार्मूला दोबारा लिख दूं, need to tell me a mathematical procedure for doing that. So I write this formula again, a equals sin kx minus omega t plus phi naught. What should I do with this formula to get velocity of the particle at some position and some fixed value? Let's say time 0 पे मुझे चाहिए, या कोई भी वैल्यू, आप just write time t naught, या t naught can be any value. तो क्या करना चाहिए मुझे? इस फार्मूले के साथ क्या करूं कि मुझे वेलोसिटी मिल जाए, बताएं। Which operation do I need to go from displacement equation to a formula for the velocity? So I will differentiate this equation with respect to what? यहाँ पे दो वेरिएबल है मेरे पास, एक x है, एक t है। तो with respect to which variable I need to differentiate this equation? With respect to x or with respect to t? Sir, with respect to t? Yes, क्योंकि with respect to x जो चीज मुझे मिलेगी वो डेरिवेटिव तो होगा, लेकिन वो वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। उसको आप कोई और नाम दे दे, उसको ग्रेडियंट। लेकिन जो रोड पे आप जा रहे होते हैं, ठीक है ना, रोड पे, और अचानक स्पीड बम्प आता है, तो आप रोड पे यू कैन हैव योर x एक्सिस एंड यू कैन हैव योर y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप अगर जंप करते हैं अप एंड डाउन तो वो, और ये x एक्सिस। तो अब देखो ना कि इस स्पीड बम्प का यहाँ पे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, dy over dx, लेकिन उसको आप वेलोसिटी नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम फॉर दैट क्वांटिटी? इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट या स्लोप। तो यहाँ पे आप इसको वेलोसिटी, क्योंकि आपको चाहिए वेलोसिटी इज नॉट जस्ट एनी डेरिवेटिव बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलता है, बताएं। साइन की जगह क्या हो जाएगा? कोसाइन, यहाँ पे a आ जाएगा, और व्हाट डू आई डू विद दिस kx?
क्योंकि आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x हैज टू बी फिक्स्ड, ठीक है। उस दौरान x को मैंने नहीं छेड़ना। और माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और चेन रूल अगर मैं लगाऊंगा तो चेन रूल यहाँ लगेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, a टाइम्स माइनस ओमेगा, ठीक। यू नो चेन रूल में ये माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा। सो विच मीन्स के, और ये दिस नाउ आल्सो एक्सप्लेन्स कि वहां पे जब d मैक्सिमम था तो v क्यूब में 0 था, क्योंकि साइन और कोसाइन हमेशा उनके दरमियान ये फर्क होता है, जब साइन मैक्सिमम होता है तो कोसाइन 0 होता है, so on and so forth. तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, ठीक है। ये जो इसमें ये इसमें नहीं है, इसमें हाँ, ये बेसिकली इसने ये किया हुआ है, ठीक है। The only thing you need to keep in mind is that this is not a normal derivative, but it is a partial derivative, क्योंकि x को आपने फिक्स किया हुआ है। और ये बेसिकली ये जो डिस्कशन है कि इस पिक्चर का जो फायदा आपको मिलेगा वो ये है कि you can now imagine any part, any small part of the string. वैसे ये this graph, this snapshot graph can apply to any wave, but if we want to see this as a graph on the string, अगर ये string और transverse wave है, तो अब मैं किसी भी small segment of the wire को देख के एक चीज बता सकता हूँ, because we know some parts are moving up and some parts are moving down, and we see that जब भी दो neighboring points आप देखेंगे तो उनकी वेलोसिटी में भी थोड़ा सा फर्क होता है। अब देखो ना, ये वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोजीशन से हमने वेलोसिटी कंक्लूड की है तो वेलोसिटी से हम ये कंक्लूड करेंगे कि एक्सेलरेशन हुआ होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बगैर नहीं आ सकती, और वेलोसिटी का जो चेंज है वो एक्सेलरेशन के बगैर नहीं आ सकता। सो वी मस्ट कंक्लूड कि if there is this up and down motion throughout, so there must have been a force, और वो हमें पहले से पता है क्योंकि ऑसिलेशन हमने स्टार्ट किया है तो सारा हुआ। और ऑसिलेशन के लिए हमें पता है कि एक्सेलरेशन चाहिए और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। तो अब हम यह कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि if any part of the string has a change in velocity along the y-axis, तो उसके लिए एक एक्सेलरेशन हमें चाहिए। एक्सेलरेशन के बगैर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ सकता, और एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। और वो फोर्स कहां से आएगा, चेक करें, आपकी टेंशन इन दी स्ट्रिंग से। अब इस टेंशन में आप एक चीज नोट करें, इस टेंशन को इसने यहाँ पे 2 डायमेंशन में शो किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आपका वेव, ऑल्दो वेव जो आपका ऑसिलेशन है वो 1 डायमेंशन में है, बट बिकॉज यू हैव अ वेव और ऑल दीज डिफरेंट पार्टिकल्स, तो अगर आप उनको कंबाइन कहते हैं तो एक पार्टिकल ज्यादा ऊपर गया है, दूसरा कम ऊपर गया है, तो आपके पास चूंकि एक्स एक्सिस पे आ गया है, तो अब आपके पास इस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, एक अलोंग द वाई एक्सिस होगा। अब आप इन दोनों में चेक करें कि इन दोनों एंड्स में जो टेंशन है उसमें राइट और लेफ्ट कंपोनेंट्स होंगे और अप और डाउन कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि इसमें जो पार्टिकल मोशन है वो वाई एक्सिस में हो रही है, एक्स एक्सिस में हो रही है, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है। y axis हाँ, तो एक्स एक्सिस में फिर क्या मूव हो रहा है, जिसको हम वेव कहते हैं, वो किस चीज की मोशन है, वो मोशन नहीं है बल्कि क्या है, वो एनर्जी का ट्रांसफर है। तो एनर्जी के ट्रांसफर के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। फोर्स किसके लिए चाहिए,
इस अप एंड डाउन मोशन के लिए चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम इन दो फोर्सेस को देखेंगे, so they must be balancing each other along the x-axis, yeah, and they must not be balancing each other along the y-axis, क्योंकि अगर y-axis में भी बैलेंस कर देंगे फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अब इन इक्वेशंस में ये है कि राइट और लेफ्ट कंपोनेंट दे मस्ट बी इक्वल, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं है फिर आपको राइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी वो चाहिए होगा मोशन, वो चूंकि नहीं है हमें पता है। सो सिर्फ y एक्सिस पे आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा। तो व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स जो न्यूटन लॉ में चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली F इक्वल्स ma टाइप की इक्वेशन इमेजिन करना चाहते हैं। तो F इज इक्वल टू ma में जो F है वो क्या है, वो अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स एट वन एंड माइनस टेंशन फोर्स एट द अदर एंड, और उसका सिर्फ जब आप ये करेंगे, इसने बेसिकली यहाँ पे किया हुआ है कि जो आपका नेट फोर्स है वो क्या है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन फोर्स along the y-axis, tension along the y-axis at this point x plus delta x plus delta x is one end of the wire or of the string and this is the other end, ठीक है। ये बताइए इसने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया हुआ, इधर माइनस क्यों नहीं किया, इधर नेट फोर्स तो माइनस होना चाहिए। डायग्राम को देख के बताएं। सर ये नेट फोर्स नहीं है। हाँ सॉरी, ये माइनस क्यों नहीं किया इसने, क्योंकि हम उसके साथ नीचे क्या लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं y। तो y का मतलब यह है कि कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस, y ऊपर है, तो जब फोर्स ये वाला फोर्स इसका y कंपोनेंट पॉजिटिव है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो फोर्स है वो एरो डाउनवर्ड है। तो जब एरो डाउनवर्ड है तो उसका ये खुद नेगेटिव हो जाएगा, वो आप प्लस भी करेंगे फिर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे तो आप उसको गलत कर देंगे, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। वो जो ट्राई टू रिकॉल दैट डिस्कशन कि जब मैं कहता था कि ग्रेविटी अगर आप इसके ऊपर एरो लगाएंगे तो फिर माइनस साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जी लिखते हैं वाई तो आप इसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट खुद ब खुद हो जाएगा, और इसको मेरे ख्याल में ना ये आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमने क्लास में कोई और एग्जाम्पल करना था और वो नहीं हुआ। लेट मी जस्ट चेक द नोट्स। कोर्स मटेरियल नोट्स, अच्छा ये जो अभी मैंने क्वेश्चन रफ में किया था वो आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। यहाँ पे इसने पूरा ये इन नोट्स जो मैंने अपलोड किए हैं इसमें मैंने सारा ये किया हुआ है। हाँ ये वाला है, कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। असल में ये फाइल उधर है नहीं, तो लेट मी जस्ट इंपोर्ट दिस फाइल। जब तक उस विंडो में नहीं आएगा तो ये आप इसके ऊपर मैं लिख नहीं सकूंगा फिर, या okay. So in case you want to follow this solution, so this is the example. $16.3, ठीक है, हाँ 16.3।
अब यहाँ चेक करें कि ये एम्पलीट्यूड दिया था, ये फ्रीक्वेंसी, स्पीड, और ये वो कंडीशन है जो 0 टाइम इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1.00 मीटर्स पे था। अच्छा हाँ, अब मुझे याद आ गया कि ये चीज मैंने एक मिस की है। कैन समबडी गेस के गिवन इंफॉर्मेशन, जब मैं ये लिख रहा हूँ ये, ठीक है, तो मैंने ये लिख के क्या हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? एंड कैन यू रिकॉल कि फाई किस चीज को हम कहते थे? फाई नॉट तो आपका फेस कांस्टेंट हो गया ना, तो फाई फाई विदाउट द नॉट क्या होगा? कैन यू रिमेंबर द नेम? इसको हम सिर्फ फेस कहते थे, क्या? फेज। तो अब फेज के लिए ये बेसिकली वही चीज है जो साइन को एज एन आर्गुमेंट जाती है, के एक्स माइनस वी टी प्लस फाई नॉट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये माइनस हम कब लिखेंगे? माइनस हमने खुद लिखना है क्योंकि वी स्पीड है और स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? तो माइनस के लिए क्या कंडीशन थी? मतलब ये प्लस क्यों नहीं है? ट्राई टू रिकॉल दैट आर्ग्यूमेंटेशन जो हमने यहाँ पे माइनस लिखा था। हाँ, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक भी आ गई। ये जो है ना, ये वी टी नहीं है, ये ओमेगा टी है, ठीक है? इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ये वी टी तब था जब वो 2 पाई बाई उसमें लैम्डा था। सो बेसिकली आपको याद होगा हमने यहाँ पे x माइनस वी टी किया था और ये बाद में आके के x माइनस ओमेगा टी बन गया था। So this vt was because we assumed the wave to be traveling to the right. अब अगर मैं ये assumption change कर दूं कि wave is traveling to the left, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? This is what you need to keep in mind, ठीक है? प्लस और माइनस का ताल्लुक वेव स्पीड से, वेव ट्रेवलिंग से है कि is the wave traveling to the right or to the left. तो अब बताएं कि यहाँ पे ये माइनस का मतलब बेसिकली ये है कि हम ये assume कर रहे हैं, या क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट होगा कि वेव टू द राइट जा रही है। अगर वेव टू द लेफ्ट जा रही हो, फॉर एग्जांपल इस टाइप का वेव हो, तो फिर आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? और दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू कंप्यूट। और ये जो पार्ट बी में मैंने बताया था कि आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा है कि आई वांट दिस एक्स एंड टी टू बी ओपन, ठीक है? आई वांट देम टू बी फ्री वेरिएबल्स। और फिर लास्ट में हमने ग्राफ चाहिए, और ग्राफ किस पे चाहिए था? जिसपे एक्स को टाइम को फिक्स किया हुआ है 0 और एक्स को फ्री छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इनमें से दोनों को फिक्स करते तो फिर वो ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है? ग्राफ के लिए जरूरी है कि इनमें से किसी एक को फ्री छोड़ें। और ये स्टेप्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि when you are solving this in your exam or assignments, make sure that you write down all the units, every step. किसी भी स्टेप में आप यूनिट्स जो है ना वो स्किप करेंगे तो यहाँ पे जो आपके इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं वो गलत होंगी फिर, ठीक है? We have some time for questions. हाँ, एक और चीज मुझे याद आ गई, ये भी बताना जरूरी है, बिकॉज आई एम नाउ ट्राइंग टू रिकॉल के ये उन सेक्शन में इतना टाइम क्यों लगा था इस पे। हाँ, सो अब ये जो डी एक्स कॉमा टी है, इसकी हमने इक्वेशंस तो लिख दी है, लेकिन लेट्स ट्राई टू गैदर द डिफरेंट मीनिंग्स कि इसकी एक मीनिंग क्या होगी। तो अगर इसको लेट्स से हम टी को फिक्स करते हैं, so let's fix the t.
लेट्स फिक्स इट टू 0 और एनी अदर वैल्यू। तो अगर ये मैकेनिकल वेव है, ठीक है, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में फिर पॉसिबिलिटी ये है कि you have transverse mechanical wave just like the one on the string, or you have longitudinal mechanical wave like sound wave. So इस केस में what we mean by d of x comma 0 is basically delta y, ठीक है, particle moving up or down. For longitudinal wave, the same delta d will mean delta x. और दोनों में क्या है कि दोनों में there is actually some particle moving up, down or right, left. लेकिन अगर ये मैकेनिकल नहीं है, what if this is non-mechanical, which means that it is, let's say, either electromagnetic, let's say electromagnetic waves है, तो फिर ये क्या होगा, इसको फिर कैसे आप मीनिंग कैसे देंगे इसको? It will still be a quantity which you will be computing, उसकी वैल्यू होगी, उसका इक्वेशन होगा, यूनिट्स होंगे, but what will be the meaning? Because there is no particle moving up, down or right, left. तो इसके लिए फिर ज्यादा मुनासिब वर्ड क्या होगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए? फील्ड में क्या चीज हो सकती है जब फील्ड चेंज होता है, तो उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? The only word you can use for field is disturbance, right? क्योंकि फील्ड एक काम फील्ड है एंड सडनली उसमें पीक्स आ गई, तो ये जो है ना, जिस तरह वाटर वेव्स हैं, तो वाटर में चलो पार्टिकल्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पार्टिकल नहीं होते. So D, you think of D as disturbance. We will still call it displacement, लेकिन displacement का मतलब particle displacement नहीं होगा. And similarly, you can have gravitational waves. Gravitational waves अभी theoretically mature नहीं हुए, अभी भी उसके ऊपर debates चल रही है, लेकिन most scientists believe that gravitational waves also travel at the speed of light, और they also require no medium. Gravitational wave को travel करने के लिए कोई medium नहीं चाहिए, they can come through space. तो उसके लिए भी आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये मुझे एक और एग्जांपल याद आ गई, वो ये था कि रिमेंबर दिस पॉइंट आई मेड अबाउट वेव नंबर, कि दिस नेम वेव नंबर इज मिसलीडिंग, क्योंकि जब आप वेव नंबर को लिटरल मीनिंग में देखते हैं तो दिस शुड हैव नो यूनिट, इट शुड हैव नो यूनिट, या बट वी नो k is equal to 2 pi divided by lambda, and we know lambda has a physical unit of length. तो जब ये लेंथ होगा तो k कैन नॉट बी अ नंबर, ठीक है. तो ये जो नाम है, ये अनफॉर्चुनेटली क्यों आया है फिजिक्स में, इसकी मैं, हाँ मुझे याद है कि मैंने रीजन बताई थी उस क्लास में, दो सेक्शंस में. उसकी रीजन बेसिकली आपको याद होगा कि लाइन स्पेक्ट्रा, आपने नाम किस कोर्स में सुना है, लाइन स्पेक्ट्रा? ये आपने एफएससी में या स्कूल में पढ़ा होगा. रिमेंबर इस नेम? केमिस्ट्री में था. हाँ, तो ये बोर मॉडल जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो बोर मॉडल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है ना, बिकॉज देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, और उन एनर्जी लेवल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उससे जो वेव निकलती है लाइट की, उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है. So because chemistry guys were involved, they gave this name, and the guys in chemistry, they're not very particular about units, ठीक है. तो अब इस वजह से मॉडर्न फिजिसिस्ट दे डोंट लाइक दिस नेम, लेकिन जब एक चीज जब पॉपुलर हो जाए तो फिर इसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है. एक एग्जांपल इसकी ना आपको याद होगी, कन्वेंशनल करंट है ना. कन्वेंशनल करंट, एवरीबॉडी नोज दैट द करंट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स बट इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो नाम इतना
लिटरेचर में आ गया है कि उसको लोग चेंज नहीं करते, सो दैट जस्ट इमेजिन इट। तो अब ये केमिस्ट्री वाले ये करते रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह की, फिर वो फिजिक्स में दिस कॉजेज ट्रबल। अब इसकी ना एक एग्जांपल मैंने उस क्लास में दी थी, दूसरी वाली, एंड दे हैव अ सिमिलर प्रॉब्लम देयर, और वो ये है कि इफ यू कैन रिकॉल द फार्मूला फॉर पीएच, क्या फार्मूला था पीएच के लिए केमिस्ट्री से, याद है आपको? इट स्टार्टेड विद अ माइनस एंड देन माइनस लॉग सर। लॉग, और लॉग टू द बेस 10 था, ठीक है, और यहाँ क्या था? You had the square bracket, right? और hydrogen ion concentration, positive hydrogen ion, right? अब ये बताएं कि कोई वैल्यू आपको याद है? कोई भी वैल्यू आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मुझे बता दे। द स्क्वायर ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन, राइट? कोई आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं? कोई भी वैल्यू जो आपको याद आ रही हो। लेट्स राइट दिस वैल्यू 10 टू द -3, राइट? तो इसका क्या यूनिट था, आपको याद है? इसका यूनिट क्या था? इट हैड a यूनिट। मोल सर। मोल, सिर्फ मोल नहीं था, देयर वाज समथिंग एल्स। मोल पर आप उसका नाम बताएं, इसका नाम क्या था? इट्स कंसंट्रेशन, राइट? तो कंसंट्रेशन का यूनिट मोल तो नहीं होगा ना? मोल पर इट वाज मोल पर लीटर, राइट? इसका शॉर्ट फॉर्म होता था मोलर। सो मोलर मींस मोल पर लीटर, राइट? मोल्स पर लीटर। तो नाउ दिस इज अ फिजिकल यूनिट, ठीक है? ये रेडियन की तरह नहीं है। लीटर फिजिकल यूनिट है वॉल्यूम का। अब आप मुझे ये बताएं कि ये वैल्यू जब आप इसमें प्लग करेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा फिर आपके पास? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बताएं? यू विल राइट 10 टू द -3 एंड मोल्स पर लीटर। आपको मसला नजर आ रहा है यहाँ पे? क्या मसला है? कैन यू सी द प्रॉब्लम? इस फॉर्मूले में क्या गड़बड़ है जो 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 कि अभी आपको नजर नहीं आ रही थी? जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यू लिख दी, आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यू शुड बी एबल टू सी द प्रॉब्लम। एनीवन? लॉग जब आप लेते हैं, क्या लॉग किस चीज का नहीं ले सकते और किसका ले सकते? या कोई भी मैथ फंक्शन हो, लॉग हो, साइन हो, कोसाइन हो, ये सिर्फ लॉग का मसला नहीं है। साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियल, एनी फंक्शन इन मैथ। मैंने क्या बताया था मैथ के फंक्शंस के लिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैलकुलेटर में आप ये दे सकते हैं मोल पर लीटर, जब आपको लॉग कैलकुलेट करके देता है वो। या मीटर, मतलब अगर मैं ये कर दूं कि साइन ऑफ 2 मीटर्स, ये आप कर सकते हैं। या एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 सेकंड्स। ऑल ऑफ दिस इज नॉनसेंस, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था कि मैथ और यूनिट्स ये दोनों आपस में नहीं चलते। whenever you are doing math, you can only deal with numbers and numbers only, no physical thing, no meter, no second, no mole, no per liter, no per second। तो अब बताएं इस फॉर्मूले में जिस फॉर्म में ये फार्मूला आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाता है,
वो ठीक नहीं है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे? कैन यू फिक्स इट नाउ? एंड यू कैन फिक्स इट इन अ सिमिलर वे, जिस तरह ग्राफ को आप कैसे फिक्स करते थे कि वो यूनिट उसमें से हटाना होता है। तो हाउ डू यू रिमूव द यूनिट फ्रॉम दिस इक्वेशन? यू हैव टू डिवाइड दिस बाय, बताएं क्या लिखूं यहाँ पे ताकि ये फार्मूला मैथमेटिकली ठीक हो जाए। एनीवन? इसको OH से डिवाइड कर दें। नहीं, आपको भी मसला समझ नहीं आ रहा ना, यहाँ पे मसला तो यूनिट कर रहा है ना, OH और H का इशू नहीं है, इशू S यूनिट का है। आपको याद नहीं आ रहा कि हम ग्राफ में से यूनिट कैसे हटाते हैं? लेट्स से यहाँ पे T है और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो हम क्या करते हैं? T डिवाइडेड बाय सेकंड्स और V डिवाइडेड बाय, ये मैंने बताया था, आपको याद है? उसके बाद आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में आपके पास नंबर्स होते हैं, कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे भी आप यही करेंगे, जो मसला कर रहे हैं वो हटाएंगे, ठीक है? तो मोल पर लीटर हैज टू बी removed from this quantity before you can even think about calculating the log. अब ये जाहिर बात है, वो केमिस्ट्री वाले ये तो नहीं लिखेंगे ना, वो उनको भी बात समझानी पड़ेगी पहले। सो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल उनका ये है कि वो इसको वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर इज नॉट अ नंबर, ये डिस्कशन करने का बेसिकली मकसद ये था कि when you in physics write k equal to pi by lambda, although you will still use the name wave number, but it is not a number. Mathematically, it is a physical quantity, very similar to angular frequency. ठीक है? And you have to live with that name, क्योंकि वो नाम जो है ना, वो अब उसको ठीक इस स्टेज पे नहीं करना पॉसिबल नहीं है, वो पॉपुलर हो गया है वो। I think that was it for today. कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक सेकंड, I forgot to actually track the attendance. So I will track the attendance now, और आपने कुछ टाइम तक रहना है ताकि ये it should take enough data to generate a report। तो अभी आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है? कोई 2-3 मिनट तक जो है ना ये डाटा ले लेगा। बल्ब
और उसे क्या हो मेगा मेगा डायरेक्ट फायर कर रहा है नुमा तो पता नहीं तो सर संगे आवाज आने से دا خو هغه مې یو کس سره ګپ لګاو سړی هغه د کلي نه یو کس فون کړی نو هغه چا ورته ویلي چې په جریان باندې قافله تېرېږي نو ما ورته ویل زه خو بارنوزم ما څه نشي لکه ته خپل مطلب ولې زما د ګپ نه ته نه you cannot understand what I mean when I say something